मैं श्री अरविंदर सिंह लवली जी से कहूंगा कि वो अध्यक्ष जी, जो मोशन हमारे साथी मनीष सिसोदिया जी लेके आए हैं, मैं उसके समर्थन में जो है अपने और अपने दल की तरफ से जो है खड़ा हुआ हूं। डॉक्टर साहब का बड़ा ओजस्वी भाषण सुनने में मिला अध्यक्ष जी, पर यह ओजस्वी भाषण सुनने के लिए 15 साल 16 साल हमको इंतजार करना पड़ा। आज 16 साल के बाद जो है डॉक्टर साहब का ये रूप भी देखने को मिला। अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि सत्ता क्या ऐसा करा देती है। डॉक्टर साहब, उसका सबसे बड़ा सबूत तो यही है कि 15 सालों में पहली बार आप इतनी तेजी से बोले हो। एक बात डॉक्टर साहब जरूर समझ लेनी चाहिए आप लोगों को, हमने 15 साल इस दिल्ली में सरकार दी। हो सकता है हमारे कामों में कमियां रही हो सकता है हमारे काम करने में कोई गलती हमसे रही हो सकता है कि दिल्ली के लोगों की जो अपेक्षा हमसे हुई हो उसको हम सही ढंग से जो है पूरा ना कर सके हो, या ये भी हो सकता है कि हमारा मुकाबला ऐसी ताकतों के साथ है जिनकी बड़ी मास्टरी है अफवाह फैलाने में, गुमराह कराने में, हम उनको ना काउंटर ठीक ढंग से कर पाए। कुछ भी रहा हो, कहीं ना कहीं कमी और खामी जो है वो हमारे दल में रही होगी, हम उसका खमियाजा भुगत रहे हैं, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। लेकिन आप लोग एक बात समझ लीजिए, इतनी आंधी आने के बावजूद आप इधर नहीं आए हो, आप इधर के इधर ही रहोगे चाहे कुछ भी आगे। जब इतनी आंधी में इधर नहीं आए तो अब कोई मौका नहीं है इसके बाद, ये आप लोग जो है समझ लीजिए। इसलिए शांति से मोहन सिंह जी प्लीज, इसलिए शांति से वहां बैठिए, अपने अपने इस दर्द को जो है सब्र के साथ, ऊपर वाले ने जो दर्द दिया है उसको सहिए। ऊपर वाले के दर्द के खिलाफ कोई नहीं लड़ सकता, ऊपर वाले की लाठी के खिलाफ कोई नहीं लड़ सकता। तो प्लीज, मुझे मालूम है कि कुछ दिन लगेंगे आपको इस दर्द से उभरने में, पर अब जब उसने दर्द दिया वही दुआ देगा। तो इसलिए जो है आप इस दर्द को, नहीं हम तो कह ही रहे हैं, मैंने तो शुरुआत ही इससे की कि हमारे से जो गलती होगी हम उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं, आप भी सब्र रखिए। आप जो है अब आप आदत डालिए, थोड़ा 5 साल बैठना है आपने वहां पे, तो अरे आपको पहले आपसे बात, मुखी जी आप सुन लो, अब आप सुनने की आदत डालो, आप इतनी वो मत करो आप। अरे अब मैं तो आपकी बात से एग्री कर रहा हूं, हम भी आपकी जगह होते तो इसी दर्द में करा रहे होते जैसे आप करा रहे हो। तो इसलिए मैं कह रहा हूं ऊपर वाले ने दर्द दिया वही दुआ देगा। बट ये बात तय है कि अब कुछ भी हो जाए आप वहीं रहोगे, ये तय है। तो इसलिए मैं अध्यक्ष जी ये कह रहा हूं कि डॉक्टर साहब का बहुत मेहरबानी, उनका बड़ा ओजस्वी भाषण सुनने को मिला और मैं उनका दर्द समझ सकता हूं। और डॉक्टर साहब, आपका मैं पड़ोसी हूं, पड़ोसी को पड़ोसी का ध्यान रखना चाहिए। इस नाते एक मुफ्त सलाह भी दे रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की वो वाली सीट बड़ी खतरनाक है, वहां उसके बाद यहां तो आदमी सदन से बाहर हो जाता है या मुखी जी वाली सीट पे आके बैठ जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता जो उस सीट के ऊपर बैठा है। और ये 15 साल का इतिहास है और ये जो है चौथी आ गई है। और आपके यहाँ तो इन वेटिंग का रिवाज है। और मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि अभी आप बड़े जोशो खरोश के साथ कह रहे थे कि इस देश की जनता ने फैसला कर लिया है कि नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। इसी सदन में हमने सुन रखा है कि इसी सदन ने फैसला कर लिया था कि मदन लाल खुराना जी चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं, उसके बाद वीके मल्होत्रा जी बनने वाले हैं, उसके बाद विजय गोयल जी का भी कुछ दिन नाम चला, फिर आया कि डॉक्टर हर्षवर्धन जी बनने वाले हैं। जैसे आप तीनों बन गए ना, ऐसे ही इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी बनने वाले हैं, मैं ये आपसे कहना चाहता हूं। इसलिए जो है इतने ओवर कॉन्फिडेंस में आपके यहाँ तो इन वेटिंग का मसला उड़ा दिया भगवान ने, इन वेटिंग ही रहेंगे सब लोग। तो दूसरा अध्यक्ष जी, आज मुझे बड़ा अच्छा लगा, बंगारू लक्ष्मण जी की पार्टी के, गडकरी जी की पार्टी के, येदियुरप्पा जी की पार्टी के जो लीडर हैं वो आज भ्रष्टाचार की बात यहाँ पे कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही आनंद जो है ये सुनने में आया कि वो भ्रष्टाचार दूर करने की बात, वो भ्रष्टाचार की बात भी केजरीवाल जी का भाषण याद है अध्यक्ष जी, इनको आधा ही याद करते हैं अध्यक्ष जी।
एमसीडी के आने से पहले ही रोक दिया। केजरीवाल जी ने अगर दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार की बात की थी तो डॉक्टर साहब एमसीडी की भी कही थी, उसको क्यों भूल जाते हो? दिल्ली सरकार में तो पता नहीं इनको कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। केजरीवाल जी एमसीडी में हाथ डालिए, जहां हाथ डालेंगे वहीं भ्रष्टाचार मिलेगा। तो जो है आधी बात मत करो डॉक्टर साहब, पूरे भ्रष्टाचार की बात करो। और हम ये बात कहना चाहते हैं ऑन रिकॉर्ड, जब चिट्ठी केजरीवाल जी ने हमारे पार्टी के लीडरों को लिखी थी, उसमें ये बात लिखी थी इन्होंने कि 18 पॉइंट के अंदर एक पॉइंट वो भी है कि मैं भ्रष्टाचार के एक्शन लूंगा। हमने कहा था जब आप मुख्यमंत्री बनते हैं, जब आप कैबिनेट के मिनिस्टर बनते हैं, जब आप ओथ लेते हैं सीक्रेसी की, तो आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। आपका ये फर्ज बनता है, आपका ये दायित्व बनता है कि अगर कहीं करप्शन हुआ हो तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करिए। और हम तैयार हैं उसके लिए भी, और हम आपको समर्थन देते हैं इस बात का कि करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़िए और जहां करप्शन हुई हो उसके खिलाफ एक्शन लीजिए। तो हमने ये सब बातें सोच समझ के की थी, इसलिए की थी। मिस्टर शौकीन, वेल चलिए बैठ जाइए, अब बैठ जाइए। वेल में नहीं जाते, वेल में नहीं जाते, इसमें नहीं आते, घूम के आते हैं। इसमें नहीं आना, इधर नहीं वो अध्यक्ष जी, और नहीं सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, हो जाएगा सीखने। तो अध्यक्ष जी, हमने जब ये समर्थन दिया था, तो ये सब बातों को ध्यान में रख के दिया था। इसलिए दिया था कि हमको मालूम है हमारी नीयत साफ है। हमने जो भी कार्य किया, हमने जो भी काम किया, उसमें दिल्ली के लोगों के हितों को जो है सामने रख के ध्यान दिया। हम भेदभाव नहीं करते। हम ये फिर दोहराना चाहते हैं कि कहीं अगर जो है करप्शन हुआ हो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो एमसीडी हो, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो। हम एक तरफा बात नहीं करते हर्षवर्धन जी, कि आपको दिल्ली की सरकार के बारे में याद है, आपको एमसीडी के करप्शन के बारे में जिक्र करने का भी समय आपके पास नहीं है। करप्शन होती है, करप्शन के अंदर कोई पार्टीबाजी नहीं होती, करप्शन के अंदर कोई डिपार्टमेंट नहीं होती। करप्शन किसी ने की हो, चाहे किसी व्यक्ति विशेष ने की हो, चाहे किसी दल ने की हो, चाहे कहीं का भी हो, करप्शन के दो मापदंड नहीं हो सकते। करप्शन का हमेशा एक मापदंड होता है, और जो करप्शन करे उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं अपने दल की तरफ से ऑन रिकॉर्ड नहीं हो सकते। करप्शन का हमेशा एक मापदंड होता है, और जो करप्शन करे उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं अपने दल की तरफ से ऑन रिकॉर्ड पे जो है ये बात मैं अध्यक्ष जी मैं कह रहा हूं। अध्यक्ष जी, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि टोटली जो है हमारे विपक्ष के नेता जो है वो टोटली जो है गुमराह करने वाली बात जो है इस सदन के अंदर कर रहे हैं। मैं इस तरीके की राजनीति की बात नहीं करना चाहता। आज मोहन चंद शर्मा जी के आप ठेकेदार बन रहे हो। मोहन चंद शर्मा जी की वाइफ आज दिल्ली सरकार की एम्प्लॉई है। किसने लगा दिया? आपने लगा दिया। आप हर चीज की ठेकेदारी खुद उठा रहे हैं, जैसे सारी दिल्ली को जो है वो भारतीय जनता पार्टी और जो है आप चला रहे हो। आप सारे सही फैसले कर रहे हो। जो फैसले, जो काम अच्छे हों वो आपने कर दिए, जो काम खराब हो वो हमने कर दिए। अध्यक्ष जी, लोकतंत्र के अंदर फैक्ट्स के अंदर जाना चाहिए, फिगर्स के अंदर जाना चाहिए, और हमें मालूम है कि कितने फैक्ट्स फिगर आपको जानकारी है उसकी। क्या स्थिति थी जब 1993 से 98 तक आपका राज था? यही वो दिल्ली थी कि इस विधानसभा से जब हम अपने घर जाते थे तो घर जाने के लिए अंदर डर लगता था कि आज कौन से मोहल्ले के लोग हमारे घर के बाहर जो है बिजली की समस्या को लेकर बैठे होंगे। आप पानी की बात कर रहे हैं, जितने पानी एमजीडी बची किसके राज में बढ़ी? आप बताइए, आपके समय पानी की क्या स्थिति थी? मैं ये नहीं कहूंगा कि पानी की स्थिति बिल्कुल ठीक हो गई है, लेकिन किसने पानी जो भी दिल्ली के अंदर बढ़ा वो किसके सरकार के समय में बढ़ा? मैं कोई क्रेडिट लेने के लिए यहां खड़ा नहीं हुआ। मैं ना इस बात के लिए खड़ा हुआ हूं कि मैं अपनी उपलब्धियां गिनवाऊं कि 15 साल के अंदर हमने दिल्ली के विकास के लिए क्या किया, दिल्ली को चेंज करने के लिए हमने क्या किया। मैं उस बात के लिए नहीं खड़ा हूं। हम जनता का फैसला अपने नतमस्तक पे लेते हैं। अगर जनता ने हमें सत्ता से बाहर करने का फैसला किया है तो हम उस फैसले का भी सर झुका के अध्यक्ष जी स्वागत करते हैं। मैं ये इस सदन के अंदर कहना चाहता हूं। आज अगर हम लोगों ने इनको समर्थन दिया है तो हमने इनको समर्थन इसलिए दिया है कि हमें लगा कि दिल्ली के लोगों की ये भावना है कि जो ये बात कह रहे हैं दिल्ली के लोग चाहते हैं कि वो बातें पूरी हों। आज अगर हमने इनको समर्थन दिया है तो इसलिए समर्थन दिया है अध्यक्ष जी कि हम नहीं चाहते थे कि दिल्ली के अंदर दोबारा जो है चुनाव थोपे जाए। नहीं तो हमारे पास होने के लिए सबसे कम था, हम दोबारा लोगों के बीच में जाने के लिए, अगर हम इस देश की एक जिम्मेवार राजनीतिक दल नहीं होते तो हमें दोबारा चुनाव में जाने के लिए हमारे पास होने को कुछ नहीं था। हम अगर आज दोबारा इस दिल्ली को चुनाव थोपने के लिए बचा रहे हैं तो केवल इसलिए बचा रहे हैं कि हम चाहते हैं कि लोकतंत्र जिंदा रहे। 6 महीने तक अध्यक्ष जी अफसरशाही का राज रहता। हमने 15 साल दिन रात एक करके मेहनत करके हम इस दिल्ली को विकास के रास्ते पे लेके आए हैं। उस 6 महीने में अफसरशाही की राज में बिना लोकतांत्रिक सरकार के इस दिल्ली का क्या होता है अध्यक्ष जी?
हमने इस सब बातों को मद्देनजर देखते हुए जो है हम फैसला किया। हम सत्ता के लिए केवल राजनीति नहीं करते थे। कोई भी राजनीतिक दल, मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई भी राजनीतिक दल है वो चाहता है कि वो सत्ता पावर में आए, उसकी सत्ता हो, वो चीफ मिनिस्टर बने, वो मिनिस्टर बने, वो प्रधानमंत्री बने, लेकिन केवल और केवल हम हर समय ये सोचते रहे हमें इस दिल्ली के बारे में सोचना है, हमें दिल्ली के लोगों के बारे में सोचना है, हमने दिल्ली के लोगों के जनमत के बारे में सोचना है। और लोकतंत्र के अंदर लोगों के जनमत से बड़ा जो है वो फैसला कोई नहीं हो सकता। और जो राजनीतिक दल उसको मानने की कोशिश नहीं करता वो हमेशा जो है अध्यक्ष जी मूर्खता करता है। वो मैं समझता हूं कि उन लोगों की उम्मीदों के साथ भी जो है खरा नहीं उतरता। इसलिए मैं अपने विपक्ष के साथियों को जो हमारे यहाँ बैठे हैं उनको ये कहना चाहता हूं कि आप अगर हम आज समर्थन दे रहे हैं, और ईमानदारी की बात यह है अध्यक्ष जी, मेरे दल के लोग ये जानते हैं, हमारी पार्टी के लोग ये जानते हैं कि हमने जो समर्थन जो है बिना किसी बातचीत के, बिना कभी मुलाकात के, बिना किसी बात की चर्चा के, बिना कोई मीटिंग के, बिना कोई आपस की बातचीत के हमने ये समर्थन दिया। और समर्थन इसलिए दिया है कि दिल्ली के अंदर एक लोकतांत्रिक सरकार जो है वो बरकरार है। और आज भी मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि जब तक ये लोग दिल्ली के लोगों के हितों में फैसला करेंगे, जब तक हमें ये लगेगा कि ये जो फैसला कर रहे हैं उसमें दिल्ली की जो डेवलपमेंट है वो रुक नहीं रही, दिल्ली के लोगों के साथ न्याय नहीं हुआ, और तब तक हम इनको समर्थन देंगे। और ये हमारा समर्थन, केजरीवाल जी आपको भी मैं कहना चाहता हूं, आप भी जो है बार बार बयान दे देते हैं कि मेरी सरकार 48 दिन की है और उसकी है और इसकी है। मैं आपको आज ऑन रिकॉर्ड वायदा कर रहा हूं कि जब तक आप दिल्ली के लोगों के हित में फैसला करते रहेंगे तब तक आपकी सरकार को खतरा नहीं है। और जरूरत पड़ेगी तो पूरे 5 साल भी जो है हम आपको समर्थन देंगे ताकि आप एक अच्छी सरकार दिल्ली के लोगों को दे सके, एक अच्छी डेवलपमेंट वाली सरकार दिल्ली के लोगों को दे सके। लेकिन मैं आपसे एक अनुरोध जरूर करना चाहता हूं। ये ठीक बात है कि आपने हमको चिट्ठी लिखी जिसमें आपने 18 पॉइंट मेंशन किए। हमने आपसे लिखा है इसमें से 16 पॉइंट जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के हैं। आपने जो फैसला लेना है उससे लीजिए। आप जल्दबाजी में फैसला मत करिए। आप जल्दबाजी में फैसले कर रहे हैं और उसका नुकसान कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर होगा। आपने पानी के ऊपर फैसला लिया, ठीक बात है, आपके मैनिफेस्टो में, हमने भी आपको कहा मैनिफेस्टो में, लेकिन उसको आप समझिए। आप इस अफसरशाही के जाल में मत फंसिए। आपने फैसला लिया कि आप जो है 700 लीटर तक पानी फ्री देंगे, 666 लीटर तक। आपने वो फैसला किया कि हम मीटर लोगों को पानी जो है फ्री देंगे, पानी का रेट भी बढ़ा दिया उसमें। दिल्ली के अंदर 19.5 लाख लोग ऐसे हैं जिनके पास कनेक्शन है। उन 19.5 लाख में केवल 4.5 लाख लोग ऐसे हैं जिनके मीटर वर्किंग है। तो इसका मतलब यह हुआ कि 15 लाख लोग जो पहले पानी का पैसा दे रहे थे उससे ज्यादा पानी देंगे, और आपकी स्कीम का फायदा 4.5 लाख लोगों को होगा। तो पानी तो दिल्ली में महंगा हो गया, पानी सस्ता कहां से हो गया आपकी इस घोषणा के बाद। और वो 4.5 लाख लोग जिनके यहाँ मीटर लगे हुए हैं, वो 4.5 लाख लोगों का आप डाटा मंगाइए कि वो रहने वाले कहां के हैं। उन 4.5 लाख लोगों में से जो मेरी जानकारी है उसमें से 1.5 लाख लोग कहां के वाले हैं, वो ग्रेटर क्लास के रहने वाले हैं, डिफेंस कॉलोनी के रहने वाले हैं, लाजपत नगर के रहने वाले हैं, जहां पे पानी जो है बहुत कम आता है। हमारे अभी तो आप नई सरकार बनाइए, आधा टाइम तो हमारे राणा जी जो है वो बेल में आपको मिला करेंगे जो है पानी की समस्या के लिए। वसंत कुंज में वहां मीटर चल रहे हैं, वहां पानी नहीं आता, तो उनको स्कीम का फायदा क्या होगा। बाकी लोग हैं वो मोती नगर के लोग हैं, वो सिविल लाइन के लोग हैं, वो सिविल लाइन के लोग हैं जिनके यहाँ मीटर चल रहा है। जमुना पार में प्रीत विहार के लोग हैं। सिसोदिया जी जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में आते हैं वहां के जो है आसपास के लोग हैं। वो आपको लगता है अगर कि 263 रुपए के लिए और आप सर्विस टैक्स और लगा लो तो 300 रुपए के पानी के लिए आपको लगता है कि वो 700 लीटर पानी यूज करेंगे 300 रुपए बचाने के लिए। मैं आपको ये इसलिए कह रहा हूं कि जिस वर्ग के लिए आप ये करना चाहते थे उस वर्ग को कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि रीसेटलमेंट में रहने वाले लोगों के पास, बहुत कम लोगों के पास पानी के मीटर हैं, वो लमसम पैसा देते हैं, वो आपकी स्कीम से बाहर है। अनऑथराइज कॉलोनी के लोग जो हैं वो अनमीटर्ड हैं, वो आपकी स्कीम के बाहर है। मिडिल स्लम के लोग जो हैं वो आपके स्कीम के बाहर हैं। और जिस मिडिल क्लास की आप बात करते हो, जिस मिडिल क्लास की वोट लेके आप आए हो, उस ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में बल्क मीटर लगता है, वो भी इससे बाहर है। तो ये फायदा पहुंच किसको रहा है? आपके इस डिसीजन के बाद दिल्ली में पानी सस्ता होने की बजाय महंगा हो गया, दिल्ली के लोगों को ज्यादा पानी देना पड़ेगा। और मैं हर्षवर्धन जी की इस बात से सहमत हूं कि जब 2 महीने के बाद पानी का बिल आएगा तो जो हमारा झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला हमारा भाई, जो हमारा रीसेटलमेंट में रहने वाला हमारा भाई 300 रुपए का बिल दिया करता था, वो 330 रुपए का बिल जो है दिल्ली के जल बोर्ड के अंदर जो देगा, इसके फैसले से ये होगा। आपने
आपने बिजली का फैसला किया, आपने सब्सिडी दे दी। तो आपने जब सब्सिडी दे दी तो आप फिर हमारे से अलग कहाँ हैं? हम भी सब्सिडी दे रहे थे, फिर कांग्रेस में और आप में और हमारे में डिफरेंस कहाँ रहा? फिर इसका मतलब आप तो मान रहे हैं कि जो हमारी पॉलिसी थी वही एक रास्ता है आने का, और यही हम समझा रहे थे कि उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। हम अपने भाषणों में कह रहे थे कि दिल्ली सरकार, इनको भी समझा रहा हूं, ये भी गलत बोल रहे हैं, ये अभी भी मिसगाइड कर रहे हैं। ये कह रहे हैं हम 30% बिजली कम कर देते, हमने जो है हम सोलर लगाते। डॉक्टर साहब, आपको अपना बयान पता नहीं याद है कि नहीं है? मैं बहुत ध्यान रखता हूं, रिकॉर्ड में भी रखता हूं। जब विजय गोयल जी को हटा के आपको मुख्यमंत्री जी का उम्मीदवार बनाया गया, तो जो आपने अपना पहला बयान टीवी वालों को दिया, उसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। आपने उसमें कहा कि मुझे ये तो नहीं पता कितना घटा पाऊंगा, लेकिन जो है हम जरूर कुछ ना कुछ कदम बढ़ाएंगे। आपने भी वायदा नहीं किया था, चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट बनने के बाद पलट गए थे आप कि 30% कम करेंगे कि नहीं करेंगे, ऑन रिकॉर्ड है ये। और जो है आप जिस सोलर की बात कर रहे हैं कि हम सोलर एनर्जी लगाते, वो लगाते, आप तो खैर, आप तो जब ओपोजिशन में बैठ के तो आदमी जो मर्जी लगा दे, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन आप उस सोलर एनर्जी के बारे में समझ लीजिएगा, आप उस सोलर एनर्जी के बारे में समझ लीजिएगा। तो हमें मुक्की जी थोड़ा टाइम लगेगा, हम नए नए विपक्ष में आए ना, इसलिए हम जो बात कहेंगे वो तथ्यों पे कहेंगे। वो आप जैसी बातें कर लें, देखो भैया, हम नहीं, मैं अभी आ रहा हूं उस बात पे भी। अरे मुखी जी बात तो सुन लो, मैं आ रहा हूं उस बात पे भी। देखो ऐसा है आपको एक्सपीरियंस है 15 साल का, हमें अभी धीरे धीरे टाइम लगेगा, हम तथ्यों की बात करते हैं। अच्छा आप सुन लो ना, सुन तो लो। अरे विदुड़ी जी सुन लो, तुम ये निपटेंगे तो तुम्हारा नंबर आएगा, तुम मत पढ़ो बीच में। हाँ, ये सुन लीजिए, जिस सोलर एनर्जी की बात कर रहे हैं, उस सोलर एनर्जी के लिए 2 किलोवाट के लिए आप जानते हैं कितना खर्चा होता है? आप कह रहे हो कितना खर्चा होता है, और कितने रुपए पर यूनिट वो बिजली सोलर एनर्जी की होती है? आज दिल्ली के अंदर जो आप बिजली खरीदते हैं वो 5 रुपए 10 पैसे 20 पैसे के करीब मिलती है, और उसके ट्रांसमिशन लॉस वगैरह सब मिला लो तो आपको 6 रुपए पर यूनिट जो है वो बिजली कॉस्ट करती है। और आप जानते हैं कि जब आप सोलर एनर्जी लगाएंगे तो 2 किलोवाट के लिए कम से कम 18,000 रुपए का खर्चा है, और पर यूनिट है 2 लाख रुपए का खर्चा है, 1,80,000 रुपए का खर्चा है, 18,000 कह रहा हूं। और जानते हैं कि कितने रुपए पर यूनिट पड़ेगा? 6.5 रुपए पर यूनिट खर्चा आता है सोलर एनर्जी का, जिस सोलर एनर्जी को लगाने की बात करो। उस सोलर एनर्जी को लगाने के बाद तो काम ही हो जाएगा दिल्ली का, बिजली पहले से भी जो है महंगी जो है सप्लाई होने लग जाएगी। तो आपने जितना होमवर्क किया उसका भी हमें अंदाजा है। लेकिन मैं ये बात मैं कोई आपको क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं कह रहा, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब आप फैसला लो दिल्ली के हित में लो। आपको ये भी आपके ऑफिसर मिसगाइड कर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि हम जब 400 यूनिट तक देंगे। एक तो आपने अपने चुनावी घोषणा पत्र में ये वायदा किया था, आपने ये कहा था कि हम पूरी की पूरी दिल्ली का 50% कम कर देंगे, 400 यूनिट वाला वायदा नहीं किया था आपने, तो आप अपने उस वायदे से भी पीछे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं फिर भी जल्दबाजी मत करिए। जल्दबाजी इसलिए मत करिए कि आपके ऑफिसर आपको ये भी गलत समझा रहे हैं, जो आप बयान दे रहे हैं कि 200 करोड़ रुपए की खाली जो है सब्सिडी देनी पड़ेगी। आपको 200 करोड़ रुपए की सब्सिडी नहीं, आपको 315 करोड़ रुपए की सब्सिडी देनी पड़ेगी। ये बात मैं ऑन रिकॉर्ड करा रहा हूं। आप गलत जो है वो बयान दे रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि 200 करोड़ रुपए की सब्सिडी देनी पड़ेगी। और क्योंकि मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं कि आपको पूरी बात जो है सही तरीके से फैक्ट फिगर में मालूम होनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि 61 करोड़ रुपया हम देंगे और बाकी पैसा जो है वो कंपनियां वहन करेंगी। वो कंपनियां नहीं वहन करेंगी, वो लोन है सरकार का बीएससीएस की तरफ, वो लोन में से जो है आप वसूलने की बात कर रहे हैं। तो 315 करोड़ रुपए की सब्सिडी 3 महीने के लिए, और इसको अगर आप कंटिन्यू करते हो मार्च के बाद तो 1350 करोड़ रुपए की सब्सिडी आपको देनी पड़ेगी इन 400 यूनिट तक जो है आप 50% सब्सिडाइज करने के लिए। और जब आप 1350 करोड़ रुपए की सब्सिडी देते हैं खाली 400 यूनिट के लिए, उसके बाद ये आपको फैसला करना पड़ेगा कि आप दिल्ली के अंदर क्या काम रोकना चाहते हैं। आप स्कूल रोकना चाहते हैं, जो आपने वायदा किया हुआ है कि हम हर महीने में जो है हम हर 3 दिन में एक स्कूल बनाएंगे, या आप हायर एजुकेशन का फैसला रोकना चाहते हैं, या आप उन कॉन्ट्रैक्ट के लोगों को जिसका जिक्र अभी मनीष सिसोदिया जी कर रहे थे कि हम उनके साथ बड़ा अन्याय होता है 25 साल की उम्र में, या आप उसको पक्का कर देंगे, ये सब्सिडी करने से रोकेंगे सब्सिडी लगाने के लिए, या आप दिल्ली के अंदर जो आपने कहा है कि हम मापदंड सुधारेंगे बेड्स का, जो अभी मापदंड है उसको करेंगे या उसको रोकेंगे। किसको रोकना है आपने इस सब्सिडी के लिए, ये फैसला आपको करना है। दूसरा मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं
कि आप जब इस सब्सिडी की बात करते हैं कि आप सब्सिडी दे रहे हैं, मैं कोई आपको अभी क्योंकि शुरुआत हुई है और मैं नेगेटिव नोट पे शुरुआत नहीं करना चाहता हूँ साल की, ना मैं नेगेटिव नोट के ऊपर आपके और हमारे गठबंधन की शुरुआत करना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकारें जो हैं वो नियम और कानून पे चलती हैं। ये हाउस जो है बहुत पवित्र हाउस है, ये परंपराओं पे चलता है, ये नियमों पे चलता है, ये रूल्स और रेगुलेशन पे चलता है और उन रूल और रेगुलेशन का कहीं कोई समझौता नहीं हो सकता। इस हाउस से ज्यादा सुप्रीम कोई नहीं है, या हमारे लिए मंदिर है, या हमारे लिए मस्जिद है, हमारे लिए गुरुद्वारा है। पूरे दिल्ली के लोग जो है वो चाहे वो इस तरफ बैठे हुए लोग हैं, चाहे वो इस तरफ बैठे हुए लोग हैं, चाहे वो इस तरफ बैठे हुए लोग हैं, वो हमको इसलिए चुन के देखते हैं कि जो है इस सदन से ऊपर कोई ना हो, इस सदन का जो भी फैसला हो उसको कोई बदलना चाहिए। इसीलिए चाहे वो दिल्ली के ट्रांजैक्शन और बिजनेस रूल है, चाहे वो बाकी नियम है, वो सब इसी अनुसार बने हैं कि इस सदन से बड़ा जो है वो दिल्ली के अंदर कोई नहीं है। मैं आपको ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आपके ऑफिसर आपको फिर मिस गाइड कर रहे हैं। आप सब्सिडी अनाउंस करते हैं, आप कैसे सब्सिडी अनाउंस कर सकते हैं? इस सदन ने आप, क्योंकि जो पिछला बजट आया है, जब बजट आता है तो इस सदन को पावर है कि वो ये तय करे कि ट्रांसपोर्ट के मद में कितना पैसा जाएगा। इस सदन को पावर है कि वो तय करे कि पावर के मद में कितना जाएगा। इस सदन को पावर है कि वो ये तय करे कि एजुकेशन के मद में कितना पैसा करेगा, और किसी के पास इतनी ताकत नहीं है कि उस मद का पैसा इधर से उधर तक ट्रांसफर हो जाए। आप सब्सिडी अनाउंस करते हैं, इस सदन ने तो अभी तक पावर के लिए पैसा ही नहीं सैंक्शन करा, आप सब्सिडी कैसे अनाउंस कर सकते हैं? आपको किसने ऑथराइज किया है? मैं समझता हूं कि आप तो अभी नए हैं, उन ऑफिसर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए जिन्होंने एग्री किया है कि सब्सिडी वो कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं एक मद से दूसरे मद तक। अभी आरई का बजट इस सदन में नहीं आया। कौन जो है परमिशन दे सकता है कि आप सब्सिडी अनाउंस कर सकते हैं जब तक आपकी किटी में पैसे नहीं? ये वैसे ही एक केजरीवाल जी, जैसे आपकी जेब में 1000 रुपए होंगे तो आप खर्चने की बात कर सकते हो, जब आपकी जेब में पैसे ही नहीं है तो आप कैसे तय कर सकते हैं कि कौन सा पैसा आप कहां खर्च करेंगे? अभी आरई का बजट इस सदन में नहीं आया, आप कैसे सब्सिडी अनाउंस कर सकते हैं? मैं आपको बड़ा पॉजिटिव क्रिटिसिज्म कर रहा हूं। मैं इसलिए नहीं कर रहा कि मैं कोई आपको नीचा दिखाना चाहता हूं या इस सरकार को नीचा दिखाना चाहता हूं। मैं इसलिए ये सब बातें कर रहा हूं कि एक सरकार जो होती है, और वो भी जो है क्योंकि हमारा भी कहीं ना कहीं दायित्व बन जाता है जब हम आपको सपोर्ट करते हैं, तो जो आप घोषणा करें वो लागू जरूर होनी चाहिए। जो आप घोषणा करें उसके पीछे जो है बैकिंग जो है लेजिस्लेशन की जरूर होनी चाहिए। क्योंकि मैं ये बात आपको बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, मुझे इसलिए भी मालूम है कि वही ऑफिसर उस समय भी थे जब हमारी सरकार थी, जब हम 1 रुपए की सब्सिडी देने की बात कर रहे थे, तो उस समय के पावर सेक्रेटरी और उस समय के ऑफिसर्स ने जो ये लिख दिया था कि पैसा नहीं है, आरई की मंजूरी जब तक जो है दिल्ली विधानसभा से नहीं मिलेगी आप सब्सिडी नहीं दे सकते। उस दिन के बाद और आज के दिन के बाद कोई हालात चेंज नहीं हुए हैं, दिल्ली में कोई सेशन नहीं हुआ है, दिल्ली के विधानसभा के अंदर आरई का बजट जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। जब आरई का बजट इंट्रोड्यूस नहीं हुआ तो आप कैसे जो है पैसा ट्रांसफर करके जो है सब्सिडी के लिए दे सकते हो? क्योंकि हमारे पास ऑन रिकॉर्ड है कि पावर डिपार्टमेंट ने ये लिख के दे रखा है कि उनके पास पैसा नहीं है सब्सिडी देने के लिए। उन्होंने हमको जो है ये बताया था कि जो है कि हमको जो है जो पैसे की व्यवस्था है वो बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है आरई के लिए। इसका मतलब आपने किसी ने किसी और मद से ट्रांसफर किया। अगर ट्रांसफर हुआ है तो निश्चित रूप से ऐसे अधिकारियों की जिम्मेवारी फिक्स होनी चाहिए और इस हाउस को जो है ये रिजॉल्व करना चाहिए। और बिना हाउस के पास किए हुए एडवांस में कोई कैसे मान सकता है कि ये हाउस इस बात के लिए मंजूरी देगा कि नहीं देगा? मैं समझता हूं कि पूरे के पूरे सदन की सेंसिटिविटी जो है वो जो है क्वेश्चन मार्क के ऊपर है, और मैं समझता हूं कि ऐसे अधिकारियों की जो है जिम्मेवारी फिक्स करनी चाहिए। तो मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए आपको अपनी बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, आपको बधाई देना चाहता हूं, और उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ आपको दिल्ली के लोगों ने चुना है, आप उस उम्मीद पे खरा उतरेंगे, अपने वायदों को पूरा करेंगे, और आप दिल्ली के लोगों के हित के अंदर जो भी कदम उठाएंगे मेरे और मेरे दल का पूर्ण सहयोग आपके साथ रहेगा। ये मैं हाउस के अंदर कहना चाहता हूं। धन्यवाद। श्री रामवीर सिंह बिदुड़ साहब।